गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करते हैं आप हर चैप्टर को अच्छी तरह से लिख भी रहे हो और साथ में पढ़ भी रहे हो। कुछ ही बच्चे हैं जो इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जो रिजल्ट है वो शानदार रहेगा, इसकी आशा करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पादपों के आर्थिक महत्व की, हमने बात कर ली थी। अब हम जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं का आर्थिक महत्व। देखो, प्राचीन काल से ही जंतु हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं या हमारे लिए बड़े महत्व वाले हैं। कैसे हैं इसका आप सोच के देख सकते हो कि हम पशुपालन करते हैं, बहुत सारे पशुओं या फिर जंतुओं का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें बहुत सारे जो कार्य हैं उनमें सहायता तथा आर्थिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर मधुमक्खी पालन की बात करेंगे। मधुमक्खी पालन जो होता है, मधुमक्खियों के पालन की क्रिया को मधुमक्खी पालन बोलते हैं। इसको मधुमक्खी पालन आपको कोई नहीं देगा परीक्षा के अंदर। इसको एपीकल्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीकल्चर भी कहा जाता है। एपीकल्चर भी इसको कहा जाता है, अर्थात मधुमक्खियों को पालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। अब मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है? मधुमक्खियां हमारे लिए किस प्रकार से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसकी हम बात करेंगे। मानव जो है वो प्राचीन समय से ही मधुमक्खियों का पालन करते आ रहा है। आज आधुनिक युग में इनका आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से भी इनका पालन जो है वो किया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं एपी मधुमक्खी पालन की। तो सबसे पहले ये परागण की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है। परागण की क्रिया होती है, मान लीजिए ये पुष्प है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में आपके चैप्टर नंबर 8 में। इस प्रकार से पुष्प की संरचना होती है जिसमें ये परागकोश है। ठीक है, पुंकेसर की संरचना, इसमें परागकोश, ये स्त्री केसरी संरचना जिसमें वर्तिकाग्र। तो देखिए, ये तो हो जाएगा स्वपरागण। लेकिन पर परागण की क्रिया, मान लीजिए इसके परागण है, इस पे नहीं आ पा रहे हैं, तो मधुमक्खियां इस पे आएंगी और पराग कणों को लेकर इसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती हैं, जिससे परागण की क्रिया कहते हैं, जिससे जो फसल की बढ़ोतरी है वो होती है, फसल ज्यादा दुगुनी होती है। इसलिए मधुमक्खी पालन है उसका मानव को दोहरा लाभ मिलता है। क्या मिलता है? दोहरा लाभ मिलता है। देखिए, मधुमक्खी पालन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको आपकी कक्षा के लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कक्षा 12 की बात हो, चाहे 9th की बात हो, चाहे 10th की बात हो। मैं आपके जो किताब की बात है वही कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है। तो दोहरा लाभ होता है, एक तो फसल पैदावार में बढ़ोतरी, समझ गए भाई, परागण की क्रिया अत्यधिक होगी तो फसल जो है प्रजनन ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा पादप का निर्माण होगा, ज़्यादा फल और बीज उनके अंदर बनेंगे। तो परागण की क्रिया होने के कारण ये फसल पैदावार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, इनसे एक भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, उच्च ऊर्जा युक्त एक भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है जिसे शहद बोला जाता है। शहद तो आपने नाम सुना होगा, जो बहुत महंगा भी है। ठीक है, इनसे उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है शहद, जो औषधि के रूप में भी काम आता है, मेडिसिन, यूज इन मेडिसिन, तथा परिरक्षक के रूप में भी उसको काम में लिया। परिरक्षक का मतलब है किसी वस्तु को बचाना, खराब या नष्ट होने से बचाना। तो शहद जो है वो अधिक समय तक या लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं, प्राचीन समय से ही शहद और मधुमोम, साथ में मधुमोम और जो मानव है वो प्राप्त इससे कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कृत्रिम रूप से
आर्टिफिशियल अगर अकॉर्डिंग बात करें तो मधुमक्खियों को पालकर, मधुमक्खियों के छत्ते को पालकर उनसे क्या है शहद है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके बिल्कुल सिंपल सा मधुमक्खी पालन था। एपीकल्चर नाम आपको याद रखना है। मधुमक्खी से दोहरा लाभ कैसे होता है ये आपको याद रखना है। शहद के उपयोग आपको याद रखने हैं औषधि और परिरक्षक के रूप में। ठीक है, बिल्कुल इजी सा ये है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशम कीट पालन की, जिसे सेरीकल्चर बोल। कौन सा है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। अब रेशम का पालन, रेशम को उत्पन्न करने वाले कीट क्या कहलाते हैं? रेशम कीट कहलाते हैं। यार रेशम धागे जैसा कोई भी पदार्थ उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेशम कीट बोलते हैं। और इनको पालने की क्रिया क्या कहलाती है? रेशम कीट पालन कहलाता है। ये रेशम से कपड़े बुनने की जो क्रिया है, रेशम से कपड़े बुनने की जो क्रिया है वो सर्वप्रथम कहाँ से, कौन से देश से प्रारंभ हुई? देखो सामने लिखा हुआ है, वो चीन से प्रारंभ हुई। कौन से देश से प्रारंभ हुई? चीन से प्रारंभ हुई। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान में भारत सहित बहुत सारे देश के लिए ये जो रेशम कीट है ये कुटीर उद्योग बन चुका है। सर्वप्रथम प्रारंभ चीन से हुआ था, लेकिन आज वर्तमान में जो है पूरे भारत के अलावा और बहुत सारे देश में ये कुटीर उद्योग जो है वो बन चुका है। इसके बाद बात करते हैं रेशम कीट के जीवन परिचय, लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ जो रेशम कीट है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, रेशम जैसा धागा उत्पन्न करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? रेशम कीट कहा जाता है। रेशम कीट, रेशम जैसा धागा उत्पन्न करने वाले कीटों को रेशम कीट कहा जाता है। ये अगर हम बात करें तो ज्यादातर शहतूत जो पादप है उसकी पत्तियों पर वृद्धि करते हैं। किसकी पत्तियों पर वृद्धि करते हैं? शहतूत पादप की पत्तियों पर वृद्धि करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाला अत्यधिक जो प्रमुख रेशम कीट की जो जाति है वो है बोम्बिक्स मोराई। कौन सी है? बोम्बिक्स मोराई आपको याद रखनी है, बोम्बिक्स मोराई। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो रेशम उत्पादन जो है, रेशम उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चीन और जापान के बाद कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशम कीट उद्योग में कौन सा स्थान रखता है? भारत उत्पादन क्षेत्र के रूप में तीसरा स्थान रखता है, जबकि पहला चीन का और दूसरा किसका है? जापान का। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत जो है वर्ष में इसकी 2 से 7 पीढ़ियां तैयार कर लेता है। कितनी? वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां जो है वो तैयार कर लेता है। अब देखिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये जो मैंने 3 बातें लिखी हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो। क्लासिफिकेशन नाम आपके लिए नया नहीं है। वर्गीकरण, किसी भी बोम्बिक्स मोराई का मान लीजिए हम वर्गीकरण करते हैं रेशम कीट का, तो ये संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है, आपको पता है, बताया हुआ है, सबसे बड़ा संघ है। और इसमें कीटों को रखा गया है, मधुमक्खी जो हैं, इसके अलावा बोम्बिक्स मोराई, टांटिया, भूंडिया जितने भी हैं वो सब इस आर्थ्रोपोडा के अंदर, बिंचू वगैरह इसी के अंदर रखे गए हैं। इसका वर्ग जो है वो है इंस्केटा, क्योंकि कीट को इंसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्ट, इसलिए इसको इंस्केटा के अंदर रखा गया है। गण है इसका लेपिडोप्टेरा। गण क्या है? लेपिडोप्टेरा। और अगर वंश की बात करें, जीनस की अगर बात करें तो बोम्बिक्स, और जाति क्या हो गई? जाति हो गई मोराई। जाति क्या हो गई? मोराई। ठीक है, इस प्रकार से ये रेशम कीट का जो है वर्गीकरण है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि रेशम कीट का क्लासिफिकेशन बताइए। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, इसको इंस्केटा वर्ग के अंदर रखा गया है। इसका गण लेपिडोप्टेरा, वंश और जाति बोम्बिक्स मोराई हो चुकी है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात करते हैं। ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और इन अंडों से लार्वा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अंडे से किसकी उत्पत्ति होती है? लार्वा की उत्पत्ति होती है।
इस लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। लार्वा को ये प्रश्न आया हुआ है, कैटरपिलर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट के अंडे से उत्पन्न लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। इसके अलावा लार्वा में अगर बात करें तो एक जोड़ी लार ग्रंथियां, सालिवेरी जो ग्लैंड है, सालिवेरी ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं। इन एक जोड़ी लार ग्रंथियों को रेशम ग्रंथियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम ग्रंथियां भी कहा जाता है। लार्वा जो होता है उसके अंदर मैंने एक जोड़ी लार ग्रंथियां आपको बता दी, ठीक है, जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। इसके बाद जो लार्वा होता है, क्या होता है? लार्वा ये पूर्ण विकसित होता है तब 5 गुना अधिक लंबा हो जाता है। पूर्ण विकसित होने पर कितना लंबा हो जाता है? 5 गुना। अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का। और 2 का है तो लगभग ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पूर्ण विकसित लार्वा जो है वो 5 गुना अधिक लंबा हो जाता है, अर्थात ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। कितने? 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। इसके बाद ये रेशम का स्रावण द्रव के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? लिक्विड के रूप में करता है। रेशम का जो स्राव है वो ये द्रव के रूप में करता है, तथा ये द्रव जो है हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, कठोर हो जाने के बाद में कोकून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक संरचना का निर्माण होता है जिसे कठोर होने के बाद में उसे क्या बोला जाता है? कोकून बोला जाता है। ये कब बनता है? जब ये पूर्ण विकसित होकर 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और भोजन करना क्या कर देता है? पूर्णतः बंद कर देता है, अर्थात भोजन नहीं लेता है, तब इसमें कोकून का निर्माण होता है। इस कोकून जो होता है ये अपने चारों ओर रेशम धागे का श्रावण कर पूर्णतः बंद हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चारों ओर जो है धागे का निर्माण करके पूर्णतः बंद हो जाता है और इसके अंदर जो लार्वा है वो निष्क्रिय हो जाता है। कोकून में निष्क्रिय जो लार्वा है, पहले लार्वा था, कठोर भाग हो गया, द्रव जो है हवा के संपर्क में आने से भोजन करना बंद कर देता है, कोकून निर्माण हो जाता है। कोकून चारों ओर से रेशम धागे का श्रावण कर रेशम धागे का जो है स्राव करके पूर्णतः क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जो लार्वा था, पूर्ण विकसित लार्वा, वो इसके अंदर चला जाता है या अंदर रह जाता है। इस निष्क्रिय लार्वा को प्यूपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूपा बोला जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोकून की अगर हम बात करें, अगर कोकून की बात करें तो ये 1000 से 1200 मीटर जो है, 1000 से जो है 1200 मीटर लंबे होते हैं। कितने लंबे? 1200 मीटर लंबे रेशम धागे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कोकून के बाहर की बात करते हैं कि एक कोकून का बाहर क्या होता है। तो एक कोकून का बाहर 1.8 से 2.2 ग्राम का होता है। 1.8 से बहुत कम 2.2 ग्राम का होता है, ठीक है। रेशम धागा जो रेशम है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, एक तो भीतरी प्रोटीन और एक बाहरी प्रोटीन। प्रश्न भी ये आया हुआ है परीक्षा में कि रेशम के भीतरी भाग वाली प्रोटीन का नाम बताइए। तो भीतरी भाग वाली प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। क्या है? फाइब्रिन। और अगर हम बाहरी भाग वाली बोले तो सेरिसिन। कौन सी है? सेरिसिन। तो प्रोटीन जो है वो रेशम जो है प्रोटीन की बनी होती है। भीतरी प्रोटीन को जो है फाइब्रिन और बाहरी भाग वाली प्रोटीन को सेरिसिन कहा जाता है। रेशम कीट के पालन के लिए शहतूत के बाग लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? शहतूत के बाग लगाए जाते हैं, जिससे उनकी पत्तियों पर जो है रेशम कीट जो है वो रहता है, बोम्बिक्स मोराई, और उसके द्वारा जो है इस प्रकार रेशम या रेशम धागे का जो है जो निर्माण है वो किया जाता है। उसके बाद में इसको वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। बात करते हैं वो है आपके मछली पालन। कौन सा पालन? मछली पालन, ठीक है। फिशरी जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। मछली पालन, मछलियों के पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? मछली पालन कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इम्पोर्टेंट बातों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मछली जो होती है वो उच्च पोषक युक्त होती है। उच्च पोषक युक्त प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है। जबकि हमने सबसे ज़्यादा पादपों के अंदर प्रोटीन किस में बात की थी?
याद करो, सोयाबीन, ठीक है ना। तो उच्च पोषक तत्व युक्त होते हैं मछलियाँ, प्रोटीन युक्त होती हैं। ये आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ है। क्या है? आसानी से पचने वाला भोज्य पदार्थ होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो मछलियों का जो पालन है वो बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना है। आज से लगभग 1500 वर्ष से पहले से मछलियों का पालन है, उद्योग जो है वो किया जा रहा है। मछलियों की अगर बात करें कि इनका पालन कहाँ किया जाता है, तो मछली जल की रानी है, ठीक है ना। मछली किसकी रानी है? जल की रानी है। जल के अंदर ही जीवित रहती है, बाहर ये जीवित नहीं रह पाती हैं। इसलिए मछलियों का जो पालन है वो तालाबों, झीलों में किया जाता है। इसका प्रजनन भी वहीं होता है और उत्पादन भी वहीं होता है, ठीक है। अगर हम समुद्रीय भोजन की दृष्टि से भारत की बात करें तो भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। समुद्रीय भोजन की उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा देश भारत कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है या 6ठा स्थान रखता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, 6ठा स्थान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे शाकाहारी लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे प्रांत हैं। इन प्रांतों में पिछले 1500 वर्ष से मछली उद्योग उपस्थित हैं। 1500 वर्ष पुराने जो मछली उद्योग हैं वो उपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं मछली पालन के लिए उपयुक्त जल कौन सा रहेगा। तो मछली पालन के लिए अगर हम जल की बात करते हैं तो खारे पानी में भी इनका उत्पादन किया जा सकता है और मीठे जल के अंदर भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है इनके लिए मीठा जल, अलवणीय जल, जिसमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है। तो खारे जल की अपेक्षा मीठे जल में ये ज़्यादा स्राव करती हैं या फिर ज़्यादा जो है उत्पादन होता है। अलवणीय मछलियों की अगर बात करें, देसी मछलियों की, पर्सन ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे इंपॉर्टेंट पूरा ही है, लेकिन जहाँ पे बात की जाए इंपॉर्टेंट की, तो अलवणीय मछलियाँ, देसी मछलियाँ, कौन सी? देसी, राहू, कतला, मृगल। तो प्रश्न आ जाए कोई 2 देसी अलवणीय मछलियों के नाम लिखिए, तो रोहू है, कतला है, मृगल है, ये देसी मछलियाँ होती हैं। इसके अलावा एक विदेशी मछली भी दे रखी है, कामन कारप, ठीक है। इसके आने के भी चांसेस हैं कि कोई एक विदेशी मछली का नाम लिखिए जो अलवणीय जल में उत्पादन करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जलाशयों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो इनके जलाशय हैं उनका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से जलाशय इनके लिए उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा वृद्धि या ज़्यादा उत्पादन जो है वो किन जलाशयों के अंदर ये करते हैं। तो जलाशयों के अंदर चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जलाशयों का तापमान, वहाँ का प्रकाश, वहाँ की ऑक्सीजन, वहाँ का जल प्रवाह जो है आदि का कंट्रोल होना चाहिए। आदि को कंट्रोल करके हम अत्यधिक मछली उत्पादन है वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन है वो कर सकते हैं। तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन व जल प्रवाह जो है इनको नियंत्रित करके हम अधिक मछली उत्पादन है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है मछली का भोजन, एक तो आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं तो मछली समुद्र के अंदर क्या खाएगी? क्या खाएगी? पिज़्ज़ा, बर्गर तो उसको मिलेंगे नहीं, तो वो समुद्र के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जलीय पादप हैं उनको और साथ में जो सूक्ष्म जंतु होते हैं उनको खाती है। बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो जो हैं बड़े बड़े जंतुओं को भी खा सकती हैं। आर्टिफिशियल भोजन की बात करते हैं, मानव निर्मित भोजन की, तो चावल की भूसी है, अनाज के टुकड़े हैं, गेहूं की चापड़ है, ये इनके जो है आर्टिफिशियल फूड रहते हैं। इनको देखकर इनका जो है प्रजनन किया जाता है और अच्छा उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो के अंदर 3 पालन की बात की। सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? मधुमक्खी पालन की, दूसरा रेशम कीट पालन और तीसरा था हमारा मछली पालन। बच्चों, इन पालन जो भी पढ़ेंगे हम, प्रश्न जरूर आता है परीक्षा के अंदर, चाहे कहीं से भी आए, तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।